आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल वीडियोस पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय चित्रकला के इतिहास में चैप्टर 7। चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है प्राकृत चित्रकला, पाल शैली, एवजैन शैली या अपभ्रंश शैली, जिसका समय काल है 750 ई से 1500 ई तक। आगे बढ़ते हैं। ये जो चित्र है ये कल्पसूत्र है। महावीर 15वीं सदी ईसा जो संग्रह है आपका मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, जो कि कहाँ, न्यूयॉर्क। 8वीं सदी ईसा से पहले भारतीय चित्रकला की प्राचीन परंपरा का प्रतिनिधित्व भित्ति चित्रों में मिलता है। यह भित्ति चित्र अधिकांश बौद्ध कला से और अल्पांश में जैन कला से समृद्ध हैं। भित्ति चित्रों के निर्माण से पूर्व बौद्ध कला और जैन कला का समृद्ध रूप मूर्तियों तथा मंदिरों के शिल्प में व्याप्त हो चुका था। भित्ति चित्रों के निर्माण के बाद उसका पूरा रूप निखर आया। से लेकर 15वीं सदी तक के 700 वर्षों की चित्रकला की उक्त परंपरा को जीवित बनाए रखने का श्रेय पाल, जैन, गुजरात अपभ्रंश शैलियों को है। इन 700 वर्षों के समय को कुछ विद्वानों ने चित्रकला की अवनति का समय कहा है, किंतु इस संबंध में आज हमारे समक्ष इतनी अधिक सामग्री विद्यमान है जिसको देखकर हमें यह कहना अधिक युक्ति संगत जान पड़ता है कि 7 शताब्दियों का यह समय चित्रकला के निर्माण की दृष्टि से पूर्व में प्रचलित कला परंपरा से किसी भी अंश में हीनत्व का परिचारक नहीं रहा। साहित्य के ही क्षेत्र को यदि हम लें तो संस्कृत और प्राकृत भाषाओं की काव्य, नाटक, कथा आदि अनेक विषयों की कृतियों में चित्रकला के संबंध में ऐसी चर्चाएं होने लगी थी जिनको पढ़कर लगता है कि विद्वानों, राजाओं और जन सामान्य में सर्वत्र उसका प्रचार प्रसार हो चुका था। भोज 1005 से 1054 ई का सम्रांगण सूत्रधार और सोमेश्वर भूपति जो 12वीं सदी का मानस उल्लास, इस युग की 2 ऐसी विशेष कोशतत्व रचनाएं हैं जिनमें अन्य अनेक विषयों के अतिरिक्त चित्रकला के विधि विधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इस लक्षणों ग्रंथों को पढ़कर सहज ही तत्कालीन चित्रकला की समृद्धि का पता लगता है। सोमवेद और क्षेमेंद्र 11वीं सदी ईसा कृत कथा सरित सागर के दोनों संस्करणों में ऐसी चर्चाएं देखने को मिलती हैं जिनमें विदित होता है कि तत्कालीन समाज में चित्रकला के प्रति गहरी अभिरुचि जागृत हो चुकी थी, और साथ ही यह भी कि उससे भी सैकड़ों वर्षों पहले भारत में चित्रकला की उपयोगिता पर आस्था होने लगी थी। इस युग में अधिकतर पोथियों के दृष्टांत चित्र निर्मित हुए। ऐसी सचित्र पोथियों का निर्माण प्राय बंगाल, बिहार और नेपाल में हुआ। नालंदा और विक्रमशिला तत्कालीन विद्या निकेतनों में ही अधिकतर इस प्रकार की सचित्र पोथियाँ लिखी गईं। इन पोथियों में मुख्यतः बुद्ध प्रतिमाओं और अनेक देवी देवताओं के चित्र निर्मित हुए। उक्त तीनों केंद्रों की शैली भी प्राय समान थी। इस युग की चित्र शैली के संबंध में राय कृष्णदास जी का कथन है कि इनमें लाल, सिंदूर या हिंगुल तथा महावर, पीला, हड़ताल व संबत प्योड़ी, नीला, लाजवंती तथा नील, सफ़ेद, काला आदि यह मूल रंग तथा इनके सम्मिश्रण से उत्पन्न हरे, गुलाबी, बैगनी, फाक्तई आदि रंगों का प्रयोग मिलता है। सोने का रंग इसमें नहीं पाया जाता है। पटरों पर के चित्र या उनकी सुरक्षा के लिए लाख चढ़ी होती थी। जैन लघु चित्रों में सोने के रंगों के साथ ही सर्वप्रथम कागज पर चित्रकारी आरंभ हुई। फिर है पाल शैली, जिसे हम पूर्वी शैली भी कहते हैं, जिसका समय काल 750 से 1197 ई है। गौड़ नरेश शशांक 637 ई की मृत्यु के पश्चात लगभग 1 शताब्दी तक बंगाल में अराजकता और अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त रहा। 7वीं सदी ईसा के मध्य अशांति एवं अव्यवस्था से ऊबकर बंगाल के प्रमुख नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग
एक सुयुक्त सेना नायक को अपना राजा बनाया। गोपाल के जिस नवीन राजवंश की स्थापना की उसे पाल वंश कहा जाता है। यह एक क्षत्रिय राजवंश था जिसने बंगाल से में लगभग 750 ई से 1197 ई तक शासन किया। इस दीर्घकालीन शासन में सांस्कृतिक तथा कलात्मक दोनों ही दृष्टियों से अभूतपूर्व प्रगति हुई। गोपाल 750 से 770 ई बौद्ध मतानुयायी था। उसे नालंदा में एक विहार का निर्माण भी करवाया था। गोपाल के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल 770 से 810 ईसा पाल वंश का राजा हुआ। धर्मपाल अति धार्मिक प्रवृत्ति, विद्या व्यसनी व कला का आश्रयदाता था। उसके लेखों में उसे परम सौगाता कहा गया। उसने बिहार के भागलपुर जिले में गंगा के तट पर 775 से 800 ई के मध्य विक्रमशिला विश्वविद्यालय या महाविहार बनवाया। धर्मपाल ने सोमवीर विहार, सोमपुरी विहार या पहाड़पुर जो बांग्लादेश की भी स्थापना की। धर्मपाल की मृत्यु के बाद उसका सुयोग्य पुत्र देवपाल 810 से 50 ईसा पाल वंश की गद्दी पर बैठा। अपने पिता की भांति देवपाल भी बौद्ध मतानुयायी था। वह पाल वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था। उसने ओदंतपुरी विहार का निर्माण करवाया। देवपाल के बाद वृषभपाल जो 850 से 54 ई हुआ। इसने अल्पकालीन शासक के बाद अपने पुत्र नारायणपाल के पक्ष में सिंहासन त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। नारायणपाल ने शिव के सम्मान में 1000 मंदिरों का निर्माण करवाया। उसकी मृत्यु 908 ई के लगभग हो गई। पाल साम्राज्य लगभग समाप्त प्राय होने ही वाला था कि इस वंश की गद्दी पर महिपाल प्रथम जैसा एक शक्तिशाली शासक आसीन हुआ। महिपाल पुनः अपने वंश की लुप्त हुई प्रतिष्ठा स्थापित करने में जुट गया। महिपाल ने सारनाथ में कई चैत्य, मूलग्रंथ कुटी व धर्म राज्य का स्तूप बनवाए। महिपाल का पुत्र जयपाल था और जयपाल का पुत्र विग्रहपाल तृतीय हुआ। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन 1087 ई में चित्र विग्रहपाल तृतीय के समय का उत्कृष्ट चित्र है। इसी के राजपाल में बंगाल में सेन राजवंश की स्थापना हुई। इस वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। विजय सेन जो 1000 से 95 से 1158 ई में सेन वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक हुआ। विजय सेन शैव मतानुयायी था। देवपाड़ा में उसने शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। विजय सेन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बल्लाल सेन जो 1159 ई के लगभग सेन वंश का शासक बना। बल्लाल सेन स्वयं विद्वान तथा विद्वानों का संरक्षक था। उसने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी तथा एक अन्य ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना प्रारंभ किया था, किंतु उसे पूर्ण नहीं कर पाया। अपने पिता के समान वह भी शैव मतानुयायी था। बल्लाल सेन के बाद उसका पुत्र लक्ष्मण सेन जो 1000 से 178 से 1206 ई सेन वंश का राजा बना। इस वंश का वह सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। लक्ष्मण सेन का शासनकाल सांस्कृतिक उपलब्धियों की दृष्टि से काफ़ी प्रसिद्ध रहा। वह स्वयं विद्वान तथा विद्वानों का महान संरक्षक था। उसने अपने पिता द्वारा प्रारंभ किए गए अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की पूरा किया। लक्ष्मण सेन की राजसभा में अनेक विद्वान तथा लेखक निवास करते थे। इनमें गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई तथा ब्राह्मण सर्वत्र के लेखक हलायुद्ध विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। अपने पूर्वजों के शैव मत के विपरीत उसने वैष्णव मत ग्रहण कर लिया था। सेन वंशीय राजा बौद्ध धर्म के विरोधी थे। इससे बौद्ध संस्कृति व चित्रकला को गहरा धक्का लगा। पाल शैली का नामकरण। प्रसिद्ध कला समीक्षक हेलन रूबिसो ने इस शैली को बिहार शैली कहा है, किंतु इस शैली का विकास बिहार के अलावा बंगाल, नेपाल, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में भी हुआ है, जिससे इसे मात्र बिहार से नहीं जोड़ा जा सकता। 16वीं सदी के इतिहासकार लामा तारानाथ ने इसे पूर्वी शैली कहा है, लेकिन यह नाम भी अब उचित नहीं लगता, क्योंकि पाल शैली को संरक्षण देने वाले केवल
पाल राजा थे। लामा तारानाथ ने लिखा है कि 7वीं शती के पश्चात भारत में जिस चित्र शैली का जन्म हुआ, उससे भिन्न 9वीं शती के पूर्वी भारत में एक नवीन चित्र शैली का उदय हुआ। पूर्वी चित्र शैली का केंद्र वारेंद्र उत्तर बंगाल था। जैसा कि ज्ञात है, पाल राजा बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। उन्होंने इस धर्म का विकास किया। इसी के साथ महान अजंता परंपरा एक भिन्न रूप में जीती रही। इसी पाल राजाओं के आश्रय में जिस लघु पोथी चित्रकला का जन्म हुआ, वह पाल चित्र शैली कहलाई। इस शैली का पाल शैली नाम ही उचित लगता है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने धीमान तथा उसके पुत्र वित्तपाल को पाल शैली या पाल चित्रकला का स्थापना व मुख्य कलाकार माना है। ये दोनों चित्रकार के साथ साथ काष्य शिल्पी भी थे। इस समय काष्य मूर्ति कला का मुख्य केंद्र कुकिहार या गया था, जहाँ से बड़ी मात्रा में काष्य मूर्ति प्राप्त हुई। अब हम पढ़ेंगे विषय। पाल शैली में बने समस्त चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। पोथियों में महायान संप्रदाय से संबंधित बौद्ध देवी देवताओं के ही चित्र बनाए गए हैं। तारा देवी व मंजूश्री देवताओं का अंकन बहुत बार हुआ है। फिर हम पढ़ते हैं पाल पोथियाँ। पाल पोथियाँ विशेष रूप से बंगाल में लिखी गई। शीघ्र ही बिहार तथा नेपाल इस शैली के प्रमुख केंद्र बन गए हैं। नेपाल के चित्रों की मुखाकृतियों में मंगोल प्रभाव आ गया है, जो कि वहाँ का अपना स्थानीय प्रभाव है। इस शैली के चित्र पोथियों में मिलते हैं। ये सचित्र पोथियाँ उत्तम प्रकार की तालपत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी गई हैं। ये चित्र दृष्टांत हैं। बड़े बड़े तालपत्रों को छाया में सुखाकर उन्हें एक माप। ये जो चित्र है, चित्र 59, पाल शैली। महायान बौद्ध देवता जो अष्टसहस्त्र का प्रज्ञापारमिता का एक सचित्र पन्ना जो 12वीं शती ईसा का है, जो कहाँ संग्रह है, भारत कला भवन वाराणसी में, के टुकड़ों में काट लिया जाता था। इन तालपत्रों के पृष्ठ लगभग 22.25 इंच लंबे तथा 2.25 इंच चौड़े हैं। इन तालपत्रों से बने पृष्ठों पर दोनों और देवनागरी लिपि में बड़े ही सुंदर और कटे छापे के समान अक्षरों को लिखा जाता था। इसके तरासे हुए अक्षर एक तरह के होते थे। ऐसा लगता है कि यह सुम्मे या पंच से काटे गए हैं। इनकी स्याही चमकीली एवं चटक होती थी। कुछ पोथियों में काली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद स्याही में लिखाई की गई है। इन पृष्ठों के बीच बीच में आयताकार या वर्गाकार स्थान रिक्त छोड़ दिए जाते हैं, जिनमें महायान देवी देवताएं, बौद्ध चित्रों एवं दिव्य बुद्धों के चित्र बनाए जाते थे। वर्गाकार चित्र 1 या 2 इंच के होते थे। फिर इन पोथियों की सुरक्षा हेतु पृष्ठ के नाप के बराबर दोनों ओर पटरे लगाए जाते थे। पटरों की सुरक्षा के लिए उन पर लाख चढ़ा दिया जाता था। इन पर भी भगवान बुद्ध की जीवनी तथा उनके शिक्षा से संबंधित चित्र अंकित कर दिए जाते थे, जो कि जातक कथाओं पर आधारित हैं। पाल शैली की सचित्र पोथियाँ ये पढ़ते हैं। इस प्रकार की सचित्र पोथियाँ 2 दर्जन के करीब प्राप्त होती हैं। रामपाल 1082 से 1124 ई के राज्यकाल में चित्रित अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञापारमिता 8000 पंक्तियों में ज्ञान की पूर्णता। चित्र 59 का चित्रण इस शैली का मुख्य आधार रहा। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला यह प्रथम ग्रंथ है। तालपत्र पर चित्रित भी यह प्रथम ग्रंथ है। प्रज्ञापारमिता ग्रंथ का एक पन्ना, जिस पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण अंकित है, वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में तथा एक अन्य पन्ना जिसका शीर्षक महायान बौद्ध देवता हैं, भारत कला भवन वाराणसी के संग्रह में है। अन्य सचित्र पाल पोथियों में साधनमाला, पंचशिका, गंधर्व्यूह तथा करनदेव गुहा मुख्य हैं, जो महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित हैं। इन पोथी चित्रों का निर्माण पूर्व मध्यकालीन 8वीं शती से लेकर 12वीं शती के मध्य 12वीं शती के मध्य में बंगाल, बिहार तथा नेपाल में हुआ। बिहार में इन पोथियों का चित्रण नालंदा, विक्रमशिला तथा भागलपुर स्थानों पर होता है। अब हम पढ़ेंगे
पाल शैली के चित्रों की विशेषताएं। पहली क्या है? पाल शैली को भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में माना जाता है। ये पोथियाँ या कथात्मक बौद्ध हस्तलिपि लघु चित्र आकार में पर्याप्त लघु हैं। इन पोथी चित्रों के अतिरिक्त इस शैली में नेपाल तथा बंगाल में चित्रित परवर्ती काल में पटचित्र भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें अजंता के भित्ति चित्रित की यथोचित विशेषताएं समाहित थीं। इस शैली में अजंता की शैली की परंपरा विद्यमान है, किंतु इसमें पतन के चिन्ह भी मौजूद हैं। सेकंड है, पोथियों के पृष्ठों के बीच बीच में जो चित्र बनाए गए हैं उनमें लाल, सिंदूर, हिंगुल तथा महावर या नीला, लाजवर्दी या नील, सफ़ेद, खाड़ियाँ या कासागर, काला मतलब काजल तथा रंगों के मिश्रण से बनाए गए गुलाबी, बैगनी या फाख्तई आदि रंगों का प्रयोग भी किया गया है। इन चित्रों में सुवर्ण सुनहरी रंग का प्रयोग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, आकृति की लिखाई में सवाचष्म चेहरों की अधिकता है और चेहरे प्राय एक ही केंद्र प्रकार के बनाए गए हैं। मानव आकृतियों की नाकें लंबी हैं, जो परले गाल की सीमा रेखा से आगे निकली बनाई गई हैं। आंखें बड़ी बड़ी तथा पास पास बनाई गई हैं। आकृतियों के हाथ तथा पैरों की मुद्राएं में अकड़ जकड़ है और लिखाई में निर्मलता है। अजंता की उत्तराधिकारिणी होने के कारण इस शैली में हास्य के चिन्ह अपेक्षाकृत कम हैं। संभवतः यह शैली ही नाग शैली है, जिसका उल्लेख तारानाथ ने किया है। फिर है चौथा, चित्रों में जहाँ पर जो रंग भरा गया है उसी के गहरे शेड में अथवा काले रंग से आकृति की सीमा रेखा बनाई गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि तूलिका के स्थान पर निव या कठोर लेखनी का प्रयोग किया गया है, क्योंकि रेखाओं में न तो कोमलता है और न ही मोटाई में क्रमिक उतार चढ़ाव। इन दृष्टांत चित्रों में अलंकारिता का पर्याप्त समावेश होने के कारण आकृति में सजीवता एवं स्वतंत्रता का अभाव है। फिर हम पढ़ते हैं अपभ्रंश शैली, जिसे हम पश्चिमी शैली, गुजरात शैली अथवा जैन शैली, जिसका समयकाल है 1100 से 1500 ई। 712 ई में भारत के पश्चिम भाग में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ। अरबों से पराजय तथा आगामी चुनौतियों से सामना करने के लिए नई शक्तियों के रूप में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि का प्रादुर्भाव हुआ। अरब आक्रमण के बाद तुर्कों ने मोहम्मद गजनवी के नेतृत्व में कुल 17 बार या 1000 या 1027 ई के बीच आक्रमण किया। भारत में मोहम्मद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान 1025 से 1026 ई के बीच सोमनाथ का मंदिर, गुजरात का था। उस समय वहाँ का राजा भीम प्रथम था। इस युद्ध में 50,000 से अधिक लोग मारे गए। मोहम्मद इस मंदिर का पूर्णतः नष्ट करके उसकी अंकुत संपत्ति को लेकर सिंध के रेगिस्तान में वापस लौट गया। हिंदू धर्म के मूर्तियों को तोड़ने के कारण उसे बुत सिकन अथवा मूर्ति भंजक कहा गया। इस प्रकार इन आतताइयों के बराबर कुकृत्यों से संपूर्ण कला निधि विनष्ट हो गई। इस्लाम के महजवी उन्माद में ग्रस्त इन लुटेरों ने यहाँ की कलाकृतियों को विंध्यवश करना अपना पहला कर्तव्य माना, क्योंकि इस्लाम में आकृति चित्रण निषिद्ध था। मुसलमानों के आक्रमण के बाद भी गुजरात में व्यापार वाणिज्य जैन संप्रदाय के हाथ में था। जैनों ने यहाँ सोचा कि वे मंदिर व मूर्तियों को ध्वस्त कर सकते हैं, परंतु हम ग्रंथों को अधिक सुरक्षित रख सकते हैं, और इस कारण इस समय संचित्र ग्रंथों के निर्माण में अत्यधिक वृद्धि हो गई। अपभ्रंश शैली का नामकरण। इस शैली को गुजरात शैली, पश्चिमी शैली, जैन शैली, पुस्तक शैली, शूलिपि शैली, गुर्जर शैली या ग्रामीण या ग्राम्य शैली आदि के नाम से जाना जाता है। इस शैली की खोज डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने तब की थी जब उन्हें 1924 ई में बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में सुरक्षित कल्पसूत्र की एक सचित्र प्रति प्राप्त हुई। यह प्रति गुजरात क्षेत्र की थी। कालांतर में उन्हें बाल गोपाल स्तुति, गीत गोविंदा, रति रहस्य, दुर्गा सप्तशती आदि सचित्र ग्रंथ प्राप्त हुए।
जो इस शैली के थे। इन ग्रंथों का संबंध न तो गुजरात में था और न ही जैन धर्म से। अंत डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इस शैली का नाम लामा तारानाथ के द्वारा दिए गए नाम पश्चिमी भारतीय शैली का समर्थन करते हुए पश्चिमी भारतीय शैली रखा। इसके पश्चात इसी वर्ष यानी 1924 ई में स्वयं श्री नानालाल चमनलाल मेहता ने गुजरात शैली के नाम से इस शैली को विवेचन रूपक नामक पत्रिका में किया। मेहता ने इस निबंध का आधार गुजरात से प्राप्त वसंत विलास श्री केशवलाल हर्षराय ध्रुव द्वारा खोजा गया कि संस्कृत गुजराती मिश्रित एक काव्य पत्री है। इसकी रचना 1451 ई में अहमदाबाद में हुई थी। इस लंबे पत्रीनुमा पट पर 79 चित्र अंकित हैं। यह चित्र जैन धर्म से संबंधित हैं। मेहता ने 1926 ई में प्रकाशित अपनी पुस्तक स्टडीज़ इन इंडिया पेंटिंग में भी इन चित्रों का उल्लेख किया है और उन्होंने इन चित्रों का गुजरात शैली के ही नाम से पुकारा है। पाताड़ितिकम प्रहसन वाले ग्रंथ के आधार भी गुजरात शैली नाम ही की सार्थकता सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन गुजरात शैली वाले नाम के साथ ही वह दोष बताया गया कि इस शैली वाले चित्र गुजरात के बाहर मारवाड़, मालवा, जौनपुर, बंगाल, उड़ीसा, नेपाल, वर्मा तथा थाईलैंड या शाम देश में ही मिलते हैं। धीरे धीरे विद्वानों ने गुजरात शैली वाला नाम भी छोड़ दिया। 11वीं सदी से 15वीं सदी के मध्य पश्चिमी भारत में जिन सचित्र ग्रंथों को तैयार किया गया उनका मुख्य विषय जैन धर्म था, इसलिए इन ग्रंथों की शैली का तीसरा नाम जैन शैली प्रस्तुत किया गया। इन नाम से सहमत होकर पारसी ब्राउन ने इसे जैन शैली कहकर संबोधित किया। इन चित्रों का यह नाम इसलिए भी दिया गया क्योंकि ये चित्र जैन साधुओं के द्वारा बनाए गए हैं। इसी प्रकार 1629 ई में श्री गांगुली ने बाल गोपाल स्तुति NC मेहता संग्रह अहमदाबाद के वैष्णव धर्म से संबंधित चित्रों की सूचना दी। आगे चलकर गीत गोविंदा बाल गोपाल स्तुति की तरह गीत गोविंद की प्रथम चित्रित प्रति भी अपभ्रंश शैली में ही प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती या रति रहस्य 13वीं सदी में कोककट भट्ट ने इसकी रचना की थी। रागमाला यह रागमाला की प्राप्त पोथियों में सर्वप्रथम ज्ञात चित्रित पोथी है। आदि अन्य जैनेतर या आजैन ग्रंथों का पता चला। इस प्रकार यह शैली जैन धर्म के अतिरिक्त वैष्णव धर्म के ग्रंथों या जैनेतर ग्रंथों में भी प्रयुक्त हुई। अंत जैन शैली नाम ही सार्थक सिद्ध प्रतीत नहीं हुआ। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मोतीचंद तथा स्वयं राय कृष्णदास ने इस शैली को अपभ्रंश या बुरी तरह बिगड़ी हुई शैली के नाम से पुकारना अधिक उपयुक्त समझा। उनका मत था कि यह शैली अपने निजित्व को खो चुकी है और एक महान अजंता शैली के विकृत रूप को प्राप्त है, इसलिए इस शैली के लिए अपभ्रंश शब्द ही सर्वाधिक उपयुक्त है। इन नाम से प्रांतीयता व सांप्रदायिकता वाली ग्रंथ भी नहीं है। आगे चलकर अपभ्रंश शैली नाम को प्राय सभी विद्वान स्वीकार करने लगे। विषय यद्यपि इस शैली का विषय जैनेतर भी था, तथापि इस शैली का मुख्य विषय जैन धर्म भी। फिर हम पढ़ेंगे अपभ्रंश शैली के चित्र। इस शैली में श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित अनेक ग्रंथों का चित्रण 1100 ई से लेकर 1500 ई के मध्य हुआ। अपभ्रंश शैली में 3 प्रकार के चित्र उपलब्ध होते हैं। पहला है तालपत्रों पर बने चित्र जिन्हें हम पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। सेकंड है कपड़े पर बने चित्र जिन्हें क्लॉथ पेंटिंग। थर्ड है कागज़ पर बने चित्र जिन्हें हम पेपर मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। पहला है तालपत्रों पर बने चित्र पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट। भारत में कागज़ का आगमन लगभग 12वीं सदी में हुआ है। इससे पहले तालपत्र या भूर्जपत्र, अगारू वृक्ष की शाल आदि इनमें भी तालपत्र तथा भूर्जपत्र अधिक लोकप्रिय थे पर चित्रकारी की जाती थी। 1060 ई से लेकर 1400 ई तक ताड़पत्र पर अंकित चित्र मिलते हैं। ताड़ के वृक्ष कई प्रकार के होते हैं। उन सब में श्रीताल मजबूत, सिनंगत व सुंदर होता है जो मालाबार क्षेत्र में पाया जाता है। ये पोथियाँ मुख्य रूप से गुजरात के सोलंकी शासकों के राज्यकाल में चित्रित की गई हैं। 1060 ई की और्ध नियुक्ति वृत्ति ताड़पत्र पर सबसे पुरानी जैन धर्म की भी सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि ज्ञात प्रति है
जो आज जैसलमेर के जैन भंडार में सुरक्षित है। इसके पश्चात 1100 ई में श्वेतांबर जैन संप्रदाय से संबंधित निशीथ चूर्णी इस परंपरा की दूसरी पोथी ग्रंथ का चित्रण हुआ। जयसिंह के समय भचोड़ या भरूच में देव प्रसाद ने इस ग्रंथ को लिखा था। वर्तमान में यह प्रति पाटन में संगवीणापाड़ा भंडार में सुरक्षित है, जो 1127 ई में महावीर चित्रित, 1127 ई में 10 वैकालिक लघुवृत्ति, 1216 ई में कल्पसूत्र, 1241 में नेमिनाथ चरित्र, 1242 ई में हेमचंद्र कृत त्रिष्टसा लाका पुरुष चरित्र तथा 1256 ई में कथा रत्न सागर का चित्रण हुआ। 1260 ई में सावक पड़िकम सूत्रचूर्णी या सावक प्रतिकम क्रमण सूत्रचूर्णी का चित्रण हुआ, जो वर्तमान में बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में संग्रहित है। यह आहट महल में, जो वर्तमान में उदयपुर के समीप है, गोहिल वंशी राजा तेज सिंह 1255 से 63 के समय में चित्रित हुआ है। 1269 ई में कालका आचार्य कथा का चित्रण हुआ। यह कल्पसूत्र के बाद जैन चित्रों में दूसरा ग्रंथ है जिसमें जैन मुनि कालका के प्रेरक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। यह पाटन में है। 1288 ई में सुबाहु कथा का तथा 13वीं सदी के अंतिम दशक में संग्रहणी सूत्र ब्राह्मण की रचना से संबंधित एक जैन ग्रंथ है, जिसकी रचना श्रीचंद्र ने 1136 ई में की थी का चित्रण हुआ। बड़ौदा के निकट एक जैन ग्रंथ भंडार में 16 विद्या देवियों सरस्वती, लक्ष्मी, अंबिका, चक्रदेवी आदि के चित्र मिले हैं। सेकंड है कपड़े पर बने चित्र। ऐसा चित्रों में सर्वप्रथम पाटन के भंडार का पंचतीर्थी पट उल्लेखनीय है। अहमदाबाद में वसंत विलास का एक बहुत बड़ा पट प्राप्त हुआ है। वसंत विलास के चित्र प्राचीनतम सेक्युलर चित्र हैं, जिनकी तिथि संवत 1508 वी या 1451 ई है। इस ग्रंथ का विषय वसंत ऋतु में नायक नायिकाओं के प्रेम विहार से संबंधित है। इस काव्य में श्रृंगारिक अनुभूतियों का प्रधानता दी गई है। इस काव्य में 82 छंद हैं। इनमें नगर मध्य स्थिति एक क्रीड़ा वन का वर्णन किया गया है। चित्र विशेष रूप से फागुन के हैं। यह प्रति 436x9 माप है। मूलतः इसमें 84 चित्र हैं, किंतु अब मात्र 79 चित्र ही अवशिष्ट हैं। इस प्रति का निर्माण शाह देपाल के पुत्र शाहजी चंद्रपाल के आदेश से आचार्य रत्नाकर ने किया था। इस समय यह प्रति वाशिंगटन स्थित फियर गैलरी ऑफ आर्ट में सुरक्षित है। इन पटचित्रों में बहुत सजीवता है। प्रकृति की एक एक वस्तु का प्रेम क्रीड़ा करते युगलों का तथा पशु पक्षियों का बहुत ही सजीव अंकन हुआ है। रंग योजना भी बहुत आकर्षक है। तीसरा है कागज पर बने चित्र। कागज का ग्रंथ लेखन में प्रयोग 12वीं सदी में से अपभ्रंश शैली से होने लगा था। यह संक्रमण काल था, तब तारपत्र एवं कागज दोनों का प्रयोग किया जा रहा था। 14वीं सदी से कागज की लोकप्रियता बढ़ गई थी। ऐसा मान्यता थी कि भारत में कागज ये चित्र 60 कल्पसूत्र महावीर का जन्म 1439 ई में संग्रह कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। एशिया में से आया, जहाँ यह चीन से आया था। परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध शासक जैन अल आबदीन ने मध्य एशिया से कागज बनाने वाले को आमंत्रित कर कश्मीर के कागज निर्माण प्रारंभ कराया। 16वीं सदी आते आते भारत कागज उत्पादन का मुख्य केंद्र बन गया। यहाँ से कागज हिंदी नाम से ईरानी और मध्य एशिया में भी प्रसिद्ध थे। इसके प्रमुख केंद्र देवगिरी, दौलताबाद, आदिल शाही एवं निजाम शाही थे। बाद में अहमदाबाद, यक्कालपी तथा संगानेर भी कागज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हुआ। इस आधार पर यह स्पष्ट ही जाता है कि 12वीं सदी तक कागज का प्रचलन उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त कर चुका तुर्कों ने किया था। भारत में कागज पर बने सबसे पुराने चित्र 1156 से 66 ई 12वीं सदी की जिनचंद सूरी कृति द्व्यानालोक ग्रंथ में मिलते हैं, परंतु कागज के सबसे उत्कृष्ट चित्र कल्पसूत्र की प्रति में मिलते हैं। भद्रबहु 385 ई द्वारा प्राकृत भाषा में लिखित कल्पसूत्र
चित्र 60 में जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर चित्रित हैं। इनमें महावीर के जन्म से संबंधित घटनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। कल्पसूत्र की दो प्रतियों में से एक प्रति रॉयल एसोसिएट सोसाइटी मुंबई में और दूसरी प्रति शेठ आनंद जी कल्याण जी के पास लिमड़ी में बताई जाती है। इसका लिपि काल 1415 ई में ए है। कल्पसूत्र की तीसरी प्रति काशी अब वाराणसी के निकट जौनपुर की है, जो स्वर्णाक्षर में तैयार की गई है और इस समय बड़ोदरा के नरसिंह जी की पोल के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। ये प्रति 1467 ई में जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह शर्की के शासनकाल में तैयार की गई है। इसमें जो चित्र बने हैं उसे अपभ्रंश शैली का सर्वोत्तम चित्र बताया जाता है। अपभ्रंश शैली के चित्रों का जौनपुर प्रधान केंद्र था। इस समय जौनपुर की तुलना ईरान के कला केंद्र सिराज से की जाती थी। कल्पसूत्र की चौथी प्रति अहमदाबाद निवासी मुनि दया विजय के संग्रह में है, जो 15वीं सदी के उत्तरार्ध में तैयार की गई है। यह भी स्वर्णाक्षरों में है। अपभ्रंश शैली की विशेषताएं। अपभ्रंश शैली की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, प्राय सभी चेहरे स्वचश्म तथा एक क्रेणे के हैं, जिसकी नाक गाल से आगे को निकली हुई कुछ एलोरा वाले गरुड़ की याद दिलाती है। सेकंड है, ठुड्डी अतिरिक्त छोटी और आम की गुठली के आकार की है और उसकी हड्डी उभरी हुई है। तीसरी है, आंखें पास तथा उनकी आकृति परवल की खड़े बल कटी हुई फांक जैसी है, जिनकी कटाक्ष रेखा दूर तक बढ़ी हुई है और पुतली अतिरिक्त छोटी। परली आंख चेहरे की सीमांत रेखा के बाहर निकली हुई है, मानो अलग से जोड़ी गई है। फोर्थ है, ऐंठी हुई उंगलियां, जैसे वायु रोग के कारण उनकी दशा हुई हो। उनके सिर ऐसे बने हैं कि वे कपड़े की बत्तियां हों। फिफ्थ है, वक्ष अतिरिक्त रूप से आगे निकला हुआ, उधर इतना कृष्ण है कि पिचका हुआ जान पड़ता है। सिक्स्थ है, अंगभंगी मुद्राएं एवं आसन बिल्कुल अकड़े जकड़े हुए हैं। सेवंथ है, पशु पक्षियों का अलंकरण खिलौना की तरह हुआ है। राय कृष्ण दास के अनुसार पशु पक्षियों तथा मानव आकृतियों कपड़ों के गुड्डों या गुजरात की कठपुतलियों जैसी प्रतीत होती हैं। बादल रुई के ढेर के समान दिखाई पड़ते हैं। प्रकृति अर्थात वृक्ष, पर्वत, नदी आदि की लिखाई अलंकारिक है। एट्थ है, चित्रों में चटकदार रंगों तथा सोने का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। पृष्ठभूमि में प्राय लाल रंग का सपाट प्रयोग किया गया है और लाजवर्दी नीले और पीले की प्रधानता है। महावीर की आकृति में पीला, पार्श्व की आकृति में नीला, नेमिनाथ की आकृति में काला और ऋषभनाथ की आकृति में स्वर्णिम रंग का प्रयोग है। नाइन्थ है, आकृतियों का खुलाई अर्थात सीमांत रेखाएं स्याही से की गई हैं और इतनी बेड़ी हैं कि वह रोए की कलम या ब्रश से, जिसे आजकल लोग भूल से कूची कहते हैं, की गई जान पड़ती हैं। बल्कि ऐसा मालूम होता है कि निब की तरह किसी धातु की कलम या कलम की खुलाई में एक तेजी होनी चाहिए और उसकी रेखाएं छोर तक पहुँचते पतली हो जाती हैं। यह नहीं कि जिस मोटाई में वह चली आ रही हैं उसी में उसका अंत हो जाए। से की गई हैं। लिखाई में जल्दबाजी, कमजोरी और कम कारीगरी है। चैप्टर 7 ख़त्म होता है। कल स्टार्ट होगा भारतीय चित्रकला के इतिहास में चैप्टर 8। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।